कालू जी, मेरा दिल कर रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गौरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। वही है अब जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। बात तो ठीक है गौरी, तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं। तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ। फिर गौरी कभी उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, मैं और कालू चाहते हैं कि जंगल के सभी पक्षी हमारा जंगल छोड़कर चले जाएं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अरे गौरी बेटी, क्या तू चाहती है कि जंगल के सारे फल और अनाज तुम दोनों अकेले ही खाओ? हाँ माँ, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। गौरी बेटी, जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर सारा जंगल तुम दोनों का होगा और तुम दोनों ही पूरे जंगल पर राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गौरी कवि वापस जाती है। जाते हुए रास्ते में गौरी कवि को रानू चिड़िया मिलती है। गौरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बहन, समय नहीं है, जल्दी करो। गौरी बहन, क्या क्या जल्दी करूँ मैं? कुछ तो बताओ। चिड़िया, हमारे जंगल की ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या गौरी, तूफान तूफान आ रहा है? फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी माँ ने एक ऐसा उपाय बताया है कि शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर गौरी कवि कालू कव्वे को अपनी माँ का उपाय बताती है। दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। गौरी, तुम मिट्ठू के पास जाओ और मैं बुलबुल के पास जाता हूँ। हम उनको भी ये खबर सुना देते हैं। फिर गौरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मेरे भाई मिठू, जल्दी से ये जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गौरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं मिट्टू, कल जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। साथ में तेज बारिश भी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने वाली हैं। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। मिट्टू तोता ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया, हौसला रखें, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापिस आ जाएंगे। कबूतर तो तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। चिड़िया बहन, मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान लें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू, अपना सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मगर मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा गंदा है ये तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया और कुकू, तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानू के पास चले जाएंगे और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा हम वापिस आ जाएंगे। नानू का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपना सामान इकट्ठा करती है। वो बच्चों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते रानू चिड़िया कौवों को एक पेड़ पर देखकर उनके पास जाती है। गौरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? चिड़िया, मैं और कालू आज शाम मेरी माँ वाले जंगल में चले जाएंगे। जल्दी करो चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा न हो कि तूफान आ जाए और तूफान में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर न जाएं। कालू, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी भी वो जंगल छोड़कर वहाँ से जा रहे थे।
दूसरी ओर बुलबुल भी अपने तिनकों का घोंसला उठाकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जगह सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उड़ रहे थे। शाम होने से पहले जंगल खाली हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में अकेले रह गए थे। वो एक पेड़ से मीठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं। कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर अब हमारा राज है। हाँ गोरी, अब हमें दाना पानी लेने कहीं दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। वो कौवे जी भरकर फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अच्छा किया बेटी कि तुम यहाँ चली आई। यहाँ तूफान का कोई डर नहीं है। चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे ये समझ नहीं आई कि उन कौवों को कैसे पता चला कि हमारे जंगल में तूफान आने वाला है। गुड़िया बेटी, हो सकता है कि कौवों को किसी मौसम के पक्षी ने सूचना दी हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू तो मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। मैं काला कौवा हूँ, कोई भी मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ काली कौवी, शैतान काली कौवी, कोई मुझ जैसा नहीं। कालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना मोटी चोंच वाला मिट्ठू, हर समय मीठे फल के लिए मुझसे लड़ाई करता रहता था। गोरी, अब कोई नहीं है जो हमसे लड़ाई करेगा। रात हो जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगती हैं। कौवों का घर तो हवा से झूल रहा था। उनका घर तेज हवा में एक तिनके की तरह उड़ता है, नीचे आकर धड़ाम से गिरता है और टूट जाता है। कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। कालू पति जी, तूफान तो सच में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? गोरी, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था, मगर क्या पता था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच गए जो जंगल छोड़कर चले गए और हम दोनों तूफान में फंस गए हैं। तेज हवा कालू कौवे को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा कांटेदार पेड़ से टकराकर झाड़ियों में फंस जाता है। गोरी कौवी भी तेज हवा के कारण उड़ते हुए एक झाड़ी में फंस जाती है और वो रोने लग जाती है। कालू, मेरे कालू पति जी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। गोरी, मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख टूट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता। हमें झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है। कालू, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो वो जरूर हमारी मदद करता, मगर अब हम किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते। फिर तेज बारिश और तेज हवा उन दोनों कौवों की जान ले लेती है। वो दोनों कौवे बारिश के पानी में भीग भीग कर मर जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ। तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था।
खेलते खेलते यहाँ आ गया। अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी, मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानो, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस कौवे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करें, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया
कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था। मुझे तो तभी शक पड़ गया था। मीनू मौसी, जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही हैं। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानू की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले, ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़ कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा। ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया। अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानू चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया। लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा।
ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ, 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे, जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे, एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कवि कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कवि दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या, डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कवि आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ, मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कवि तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कवि भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कवि को ना पकड़ सके। चील गोरी कवि को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। मोटी चोंच वाले, तो तुम ही हो वो चोर जो हर रोज हमारे अमरूद चोरी कर रहा है। गोरी, मैं तो कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं, एक रात बंधा रहेगा तो अकल टिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं काफो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। अरे मिठू, क्या तुम हमें जानते नहीं हो, हम भला कव्वे कहाँ माफ करने वाले हैं। चलो कालू, इसे उल्टा ही लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो कव्वे मिठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। मिठू तोता सारी रात ऐसे लटका ही रहता है। दुष्ट कव्वे, बहुत बुरे हैं वो काले कव्वे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी तो वो मिठू तोते को देख लेती है। वो तुरंत आकर मिठू तोते को आजाद कराती है। मिठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कव्वे,
वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने। मिठू भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी नहीं आना। चिड़िया चलो, इससे पहले कि वो दुष्ट कौवे आ जाएं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कवि भी आ जाते हैं। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ चला गया? गोरी, लगता है वो भाग गया है। कालू, अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मगर मम्मा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुड़िया बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर नहीं जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूँगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर वो कौवों के बाग के पास जाती है। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुड़िया भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से एक फल तोड़ने लगती है। वहीं दूर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया को देख लेते हैं। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया। गोरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सभी से बहुत पसंद करते हैं। आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी, मैंने आपका कोई भी अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर कौवा और कौवी रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते और उसे पेड़ से बांध देते हैं। कौवो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पक्षी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा? दुष्ट कौवे, तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रहती है। रानू चिड़िया की तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, सारी रात बाहर रहने से वो और भी ज्यादा बीमार हो जाती है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मिठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। मिठू तोते का घर पास में ही था। गुड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए फल लेने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती है? चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मिठू तोता गुड़िया को साथ लेकर जाता है और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते हैं, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। मिठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा ठीक होगी। फिर वो सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वो सब रानू चिड़िया को आजाद कराते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे जिद की कि मुझे फल खाना है। गुड़िया बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, जरा देखो इन पक्षियों को, इन सब की कितनी हिम्मत कि इन्होंने चिड़िया को आजाद कराया। काले कौवो, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू, इन पक्षियों को मजा सिखाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पक्षियों पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है। अरे पक्षियों, क्या हुआ? तुम सब मेरे बाग में क्या कर रहे हो? चील दी, ये बाग हमारा है। तुम्हारा ये कब से हो गया? मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गई तो तुमने मेरे बाग पर कब्जा कर लिया। हाँ चील दी, इन कौवों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। पहले मुझे पेड़ से उल्टा लटकाया और रात को चिड़िया को भी यहाँ बांधे रखा। अरे काले कौवो, तुम्हारी इतनी हिम्मत! फिर चील कौवों पर हमला करती है और उन्हें बहुत मारती है। फिर चील कौवों को पेड़ से उल्टा लटका देती है और वो सारी रात पेड़ से ऐसे ही उल्टा लटके रहते हैं।
जंगल के बादशाह कबूतर का एक बेटा था जिसके होने से वो बहुत खुश था और साथ ही वो परेशान था क्योंकि शहजादा जन्म से ही बीमार था और काफी साल गुजर जाने के बाद भी कोई उसे ठीक न कर सका। एक रात बादशाह कबूतर ने कभी न बुझने वाली आग से प्रार्थना की। ए जादुई ना बुझने वाली आग, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्द ही मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बाद इस जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। ए जादुई आग, मुझे बताओ कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। फिर कबूतर की बात सुनते हुए जादुई आग से आवाज आई, जब जालिम झील के जादुई तालाब से शहजादा पानी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बादशाह कबूतर बहुत बूढ़ा हो चुका था, वो खुद तो सफर नहीं कर सकता था और शहजादा बीमार था, इसीलिए उसने जंगल के सभी पक्षियों को अपनी दरबार में बुलाया। जो कोई भी मेरे बेटे के लिए उस जालिम झील के जादुई तालाब से पानी लेकर आएगा, मैं उसे सोना दूंगा, चांदी दूंगा और उसे माला माल कर दूंगा। राजा की ये बात सुनते ही जंगल के बहुत से पक्षियों ने उस तालाब को ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। कालू, अगर उस तालाब का पानी हम ला कर दें तो बादशाह हमें अमीर कर देगा। गोरी, मगर तुम्हें पता है ना कि उस तालाब की रखवाली वो जालिम झील करती है। कालू, ये सब झूठ है, कोई जालिम झील नहीं है वहाँ, ये तो बस डराने के लिए कहा है। फिर वो कौवा और कवि तालाब की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत भूखी हूँ, कोई मुझे मीठा फल ला दे, कोई मेरी मदद करे। क्या बुढ़िया, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी, समय ना जाया करो, चलो जल्दी करो, हमें तालाब से पानी भी लेकर जाना है। फिर वो कौवा और कवि बूढ़ी चिड़िया को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें जालिम झील का वो तालाब मिल जाता है। देखा कालू, हमें वो जादुई तालाब मिल गया। अब देखना, हम ये पानी लेकर जाएंगे और महाराज कबूतर हमें माला माल कर देंगे। जैसे ही गोरी कवि कप में पानी डालने लगती है तो वो पानी कप में आता ही नहीं। कालू, ये क्या, ये पानी तो हमें मिल ही नहीं रहा। गोरी, कहा था ना ये जादुई तालाब है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पहाड़ों में रानू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया की एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ, हम दोनों भाई जाएंगे और महाराज के लिए वो पानी लेकर आएंगे। हाँ बबलू बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने महाराज की मदद करनी चाहिए। माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो, मैं और बंटी जाएंगे और महाराज के लिए पानी लेकर आएंगे। फिर वो दोनों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे तालाब भी देखे, मगर उन्हें वो जादुई तालाब ना मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए। बंटी, हम तालाब को नहीं ढूंढ पाए, क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी तालाब से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे जाने दें। गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और देखो तुम्हारे भाइयों के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, जरा सोचिए, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो कबूतर महाराज कैसे जी पाएंगे? अगर मुझे वो तालाब मिला तो महाराज मेरे भाइयों को माफ कर देंगे। गुड़िया बेटी, तुम ठीक कह रही हो, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर गुड़िया वहाँ से निकल पड़ी। वो जंगल में तालाब को ढूंढने लगी। जंगल में गुड़िया को बूढ़ी चिड़िया मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ जी, मेरे पास तो कोई मीठा फल नहीं है, आप ठहरे, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया वहाँ से जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो तुरंत लेकर चिड़िया के पास आती है। ये ले माँ जी, ये मीठा फल खा लें। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझ जैसी गरीब और लाचार की मदद की।
तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं जादुई तालाब से पानी लेने जा रही हूँ ताकि शहजादा पीकर ठीक हो सके। बेटी, ये तो तुम बहुत भले का काम कर रही हो, मगर बेटी वो पानी ऐसे तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला। ये लो, ये जादुई कप लो। जैसे ही तुम इसे पानी की ओर करोगी, ये खुद ब खुद ही भर जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर गुड़िया वो कप लेकर जादुई तालाब के पास जाती है और वो कप पानी से भर लेती है। वो वहाँ से पानी लेकर महाराज के पास जाती है। शहजादे को वो पानी पिलाया जाता है, जिसे पीते ही शहजादा ठीक हो जाता है। मम्मा पापा, मैं ठीक हो गया। मैं अब बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। महाराज और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थीं। गुड़िया बेटी, ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें वो सब देंगे। तुमने हमें हमारी खुशियाँ लौटा दी। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को आजाद कर दिया जाए। और मुझे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा खेत चाहिए जिसमें हम सब मिलकर खेती करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही मीठा फल मिलता है। फिर गुड़िया के भाइयों को आजाद कर दिया जाता है। गुड़िया अपने भाइयों के साथ घर लौट जाती है। नीली जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी कभी से कभी शादी नहीं करता। आप बहुत सुंदर हो नीली जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। नीली, तुम उस गोरी को नहीं जानती। डाइन है वो, पूरी डाइन। वो डाइन मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा और बाद में ही करूँगा मैं तुमसे शादी। अरे, ये कालू कौवा किससे बातें कर रहा है, और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गोरी कवि को बताना होगा, कहीं कालू का चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ, क्या लाओगे मेरे लिए खाने को? चाचा कबूतर की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी चली आऊंगी। बस कालू जी, अब किसी तरह से उस गोरी कवि से जान छुड़ाओ। फिर कालू कौवा और नीली कवि अपने अपने घर के लिए उड़ते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक हो रहा था। वो हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। गोरी बहन, मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर पुकार रहे थे। हाय चिड़िया, मैं तो मर गई। फिर तो बात पक्की होगी। क्या कालू ऐसा कर सकते हैं? वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं क्या? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। गोरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गोरी कहते हैं। मैं कालू को कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी घर में आ जाता है। कहाँ से आ रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। अगर मैं काली हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा कालू, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। वो आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गोरी के भाइयों का नाम सुनते ही कालू की तो जान निकल जाती है। ना ना गोरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। नीली, अभी मिशन पूरा हुआ कि नहीं? पति जी, आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुढ़ा कालू मेरी बात जरूर मानेगा। मैंने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गोरी कवि सो जाती है। कालू कौवे के फोन की घंटी बजती है। हेलो जान जी, कैसी हो आप? गोरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सो गई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या आप करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी नीली जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बताओ नीली जी, क्या काम है? कालू जी, मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी गहने नहीं है।
क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने दे सकते हो? नीली जी, ये काम तो बहुत मुश्किल है। गौरी अपने गहने संदूक में रखती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, लेकर ही आना। अगर शादी में मैं गहने न पहन के गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नीली जी, अगर ऐसा है तो मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर रख लेता हूँ। फिर कालू कौवा फोन बंद करता है और गौरी के गहने संदूक से निकालकर एक थैली में डाल लेता है। सुबह हो जाती है। कालू, ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गौरी, मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अच्छा, तो इस थैली में क्या है? कुछ नहीं गौरी, चावल है इस थैली में। वो गरीब है ना मेरा दोस्त, सोचा उसके लिए कुछ चावल ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा पोटली लेकर नीली कौवी के पास जाता है। मुझे पता था मेरे कालू जी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये खाली सोने के ही है ना? हाँ नीली जी, अब इन्हें छुपा लो, कोई देख ना ले। बहुत कीमती है ये जेवर। अच्छा कालू जी, अब मैं जाती हूँ। नीली जी, थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है। मैं आपको कल ये गहने लौटा दूँ। नीली जी, इसे संभाल कर रखना। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। नीली कौवी कालू कौवे से गहने लेकर वहाँ से चली जाती है। नीली जी, तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तो जल्दी से गौरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो पति जी, भाग चलते हैं। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा नीली कौवी का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक नीली जी लौटी नहीं। सब ठीक हो? कहीं नीली जी मुझे धोखा? नहीं नहीं, नीली ऐसा नहीं कर सकती। मेरी नीली जी ऐसा नहीं कर सकती। कालू कौवा नदी पर बैठा सोचता रहता है। गोरी कौवी अपना गहनों वाला संदूक खोलती है। वो अपने गहने ना देखकर रोने लग जाती है। मेरे गहने कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे गहने? कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, मेरे गहने नहीं है, मैंने तो यही रखे थे संदूक में। गौरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। शायद तुम भूल रही होगी। अच्छे से याद करो, कहीं और ही रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यहीं रखे थे, मुझे सब अच्छे से याद है। कालू, मुझे सीधे से बता दो, कहीं तुमने तो उठाकर नहीं दे दिए किसी को? गौरी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कालू कौवा गोरी से ऐसे झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह जाता है जहाँ नीली कौवी रहती थी। बुलबुल बहन, यहाँ एक नीली नाम की कौवी रहती थी। तुमने उसे देखा है? वो कहाँ गई है? क्या नीली कौवी? वो तो सागर वाले जंगल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। नीली और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति का तो सुनकर कालू कौवे की सांस ही रुक जाती है। क्या नीली कौवी का पति भी है? हाँ कालू, तो और नहीं, तुमसे जवान है उसका पति।